Welcome to all of you in my YouTube channel for Political Science। राजनीति विज्ञान के लिए समर्पित इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक व्यवहारवाद के ऊपर बात करेंगे, जिसको कि अंग्रेजी में बिहेवियरलिज्म कहा जाता है। और इस व्यवहारवाद को हम 4 हिस्सों में देखने की कोशिश करेंगे, जिसका जायज़ा हम आगे चलकर लेंगे। तो व्यवहारवाद एक ऐसा संकल्पना है राजनीति विज्ञान में, जो कि इस विषय के विद्यार्थी अथवा वो परीक्षार्थी जो इस विषय को लेकर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए इस संकल्पना से परिचित होना और इसके प्रत्येक आयाम को जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। सतही जानकारी काफ़ी लोगों को होती है, किंतु व्यवहारवाद को ठीक तरीके से समझना, सही परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी संकल्पना के आधार पर परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर को समझा जा सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं इस व्यवहारवाद की जो संकल्पना है, जिसको कि सामान्य रूप से राजनीति विज्ञान के अध्येता दृष्टिकोण या उपागम के रूप में परिभाषित करते हैं, इस नाम से पुकारते हैं। वास्तविक रूप में व्यवहारवाद क्या है, इसके क्या आयाम हैं, क्या विशेषताएं हैं और किन परिस्थितियों में और किन कारणों की वजह से ये उत्पन्न हुआ, इन सब चीज़ों का जायज़ा हम अब अगले वीडियो व्याख्यान में लेंगे। परंतु इस वीडियो व्याख्यान में हम शुरुआत करेंगे राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण से। और परंपरागत दृष्टिकोण का परिचय जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की कुछ कमियों की वजह से राजनीति विज्ञान में आधुनिकता की मांग उठी और इस आधुनिकता की मांग का व्यवहारवाद के साथ में बहुत ही गहरा नाता है, गहरा रिश्ता है। इन्हीं सब चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। आइए चलिए चलते हैं। तो देखिए, व्यवहारवाद को हम 4 भागों में विभाजित करके समझने की कोशिश करेंगे। 4 भागों से हमारा तात्पर्य है कि 4 वीडियो व्याख्यानों के माध्यम से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे परंपरागत दृष्टिकोण की। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे व्यवहारवाद का अर्थ एवं विकास। यहाँ पर मैं और स्पष्ट कर दूँ कि क्योंकि व्यवहारवाद का अर्थ और विकास ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो हमने इनको भी अलग अलग वीडियो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अगला जो हिस्सा होगा व्यवहारवाद का स्वरूप और उसकी मूल मान्यताएं, और इसके बाद में व्यवहारवाद की जो सुधार आंदोलन था, जिसको कि हम उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर बात होगी, उसके ऊपर चर्चा होगी। उसके लिए फिर हम एक अगला वीडियो व्याख्यान बनाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मूल रूप से हमने 4 वीडियो व्याख्यान का विचार किया था, किंतु वीडियोस की जो लंबाई है वो अधिक हो जाती है। इसी कारण हमने दूसरा जो हमारा हिस्सा है व्यवहारवाद का अर्थ एवं विकास, इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हम व्यवहारवाद को कुल 5 वीडियो व्याख्यानों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन की तरफ, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान या परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का क्या हमारा तात्पर्य है और इसमें ऐसी क्या विशेषताएं थी जिनकी वजह से आधुनिक राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति उत्पन्न हुई या उसकी मांग उठी। तो जाहिर सी बात है कि परंपरागत दृष्टिकोण को यहाँ पर देखना और जानना, समझना आवश्यक हो जाता है। तो जैसा कि हमने पूर्व में वर्णित किया कि राजनीति के अध्ययन के 3 दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं: परंपरागत दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण और उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो इस तरीके से ये 3 दृष्टिकोण राजनीति को देखने के हमारे सामने मौजूद हैं। अब दृष्टिकोण का तात्पर्य क्या है वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है, उसको राजनीति विज्ञान की परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है उसकी विशेषताओं के रूप में भी देखा जा सकता है। दृष्टिकोण का तात्पर्य नज़रिए से है, अर्थात किसी भी घटना को या किन्हीं तथ्यों को देखने का हमारा जो नज़रिया है उसी को हम दृष्टिकोण कहते हैं। और राजनीति को परंपरागत रूप से जिस दृष्टिकोण से देखा गया,
तो वह परंपरागत राजनीति विज्ञान कहलाया। अब देखिए, राजनीति को भी देखने के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। वो परंपरागत भी हो सकता है, वो व्यवहारवादी भी हो सकता है और उत्तर व्यवहारवादी भी हो सकता है। तो जिस दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति को देखा जाएगा, आपका विषय यानी कि राजनीति विज्ञान की अध्ययन वस्तु भी उसी प्रकार की बन जाएगी। राजनीति क्या है, यह भी दृष्टिकोणों की भिन्नता के कारण इसका भी अलग अलग समय पर अलग अलग कालखंडों में अलग अलग अर्थ लिया गया। तो आई बटन में आप देख सकते हैं कि राजनीति से हमारा क्या तात्पर्य है और राजनीति की चिरसम्मत धारणा क्या थी, राजनीति की मध्यकालीन धारणा क्या थी और राजनीति की आधुनिक संकल्पना क्या है। ये आप इस वीडियो व्याख्यान पर क्लिक करके देख सकते हैं जो हमने आई बटन में दिया है। वहाँ पर आप उस वीडियो को देखकर इस बात को समझ सकते हैं कि राजनीति से हमारा क्या तात्पर्य है। तो देखिए, बात हमारी हो रही है परंपरागत दृष्टिकोण से। तो राजनीति को जब परंपरागत दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो जो अध्ययन किए जाएंगे वो परंपरागत राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु बनेंगे। उनका अध्ययन परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाएगा। अब आधुनिक राजनीति विज्ञान, जिसमें कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण को प्रधानता दी जाती है, तो यह व्यवहारवादी दृष्टिकोण ही जो है राजनीति विज्ञान को परंपरागत राजनीति विज्ञान से पृथक करता है। तो इस तरह से आधुनिक राजनीति विज्ञान और व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक दूसरे के साथ में गुथे हुए हैं और बिल्कुल परस्पर कई जगह तो इसको पर्यायवाची रूप में भी प्रयोग में ले लिया जाता है, किंतु ये उचित नहीं है। व्यवहारवादी एक उपागम है आधुनिक काल में राजनीति को देखने का, और उसमें व्यवहारवादी संकल्पना अपने आप में कई सारे वैज्ञानिक पद्धतियों को और साथ ही साथ कई सारी नवीन पद्धतियों को अपने आप में समेटे हुए हैं, जिसको हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। अब यह व्यवहारवाद जब आधुनिक राजनीति विज्ञान में आया तो यह दोषों से मुक्त नहीं था। भले ही ये परंपरागत राजनीति विज्ञान या परंपरागत दृष्टिकोण के विरोध में आया, किंतु इसमें भी कुछ कमियां थी और उन कमियों के प्रति उत्तर के स्वरूप में उत्तर व्यवहारवाद को हम देख सकते हैं। तो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति से वापस परंपरागत राजनीति विज्ञान की ओर वापस लौटने का इसका आशय नहीं है, बल्कि यह व्यवहारवाद के साथ चलते हुए उसमें सुधार की कुछ मांग करता है, उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ता है। तो वो हम हमारे जो आने वाले वीडियो व्याख्यान हैं उसमें हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि व्यवहारवाद में ऐसी क्या कमियां थी और किन कारणों की वजह से उसमें सुधार की मांग की गई, और उस सुधार आंदोलन को ही हम सामान्य रूप से उत्तर व्यवहारवाद के रूप में संबोधित करते हैं, जो हमने यहाँ पर अंकित किया है। अब देखिए, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के जो दृष्टिकोण था उसको जब हम आधुनिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो निश्चित रूप से उसको हम विशेषता भी कह सकते हैं और उसकी कमियां भी कह सकते हैं। तो यही इस चीज़ को हमने आगे समझाने की कोशिश की है। बात करेंगे परंपरागत दृष्टिकोण की, तो यहाँ पर नज़रिए की बात कर लेते हैं कि दृष्टिकोण से वास्तव में हमारा तात्पर्य क्या है। तो दृष्टिकोण का बहुत ही सामान्य सा अर्थ हमने यहाँ पर अंकित किया है कि देखने का तरीका या नज़रिया। यहाँ पर हमने एक चित्र यहाँ पर लगाया है, आप देख सकते हैं कि एक दूरबीन है और एक व्यक्ति दूरबीन के माध्यम से कुछ चीज़ों को, वस्तुओं को अथवा घटनाओं को देखता है। तो ये जो दूरबीन है, ये इस तरह से हम दृष्टिकोण के रूप में इसको समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप इस दूरबीन में किसी विशेष रंग का अगर कोई ग्लास लगा हो, कोई शीशा लगा हो, तो इस देखने वाले व्यक्ति को उसी रंग की चीज़ें दिखाई देंगी। तो इस तरह से दृष्टिकोणों की भिन्नता के आधार पर जो अध्ययन निष्कर्ष होते हैं वो भी अपने आप में अलग हो जाते हैं। उदाहरण ये हमने यहाँ पर अंकित इसलिए किया है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक घटनाओं को जिस नज़रिए या दृष्टिकोण से देखा जाएगा, अध्ययन वस्तु उसी तरह की या अध्ययन निष्कर्ष उसी दृष्टिकोण से प्रभावित होंगे। ये यहाँ पर हमारा कहने का एक प्रयास है। तो चूँकि परंपरागत दृष्टिकोण के विरोध में आधुनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ी, जिसने कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की आधारशिला रखी। अब देखिए, दृष्टिकोण के आधार पर जो अध्ययन किया जाएगा, जाहिर सी बात है विषय वस्तु उस विषय अध्ययन वस्तु की बनेगी। तो जाहिर सी बात है ये परंपरागत राजनीति विज्ञान में, क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण से चीज़ों को देखा जाता था और ये दृष्टिकोण की क्या विशेषता थी वो हम आगे की स्लाइड्स में देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो विशेषता थी ये थी तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शात्मक अध्ययन।
और जिसकी आधारशिला थी नैतिकता और राजनीतिक मूल्य। तो ये परंपरागत दृष्टिकोण की जो विशेषताएं हैं, जिनको कि आधुनिक राजनीति विज्ञान जिनकी आलोचना करता है, तो ये तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शात्मक अध्ययन थे जिनकी आलोचना आधुनिक राजनीति विज्ञान करता है, और यही परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं भी थी, और इसी को हमने यहाँ पर अंकित करने की कोशिश की है। अब इसमें समझने की चीज़ ये है कि तर्क और कल्पना पर आधारित का अर्थ क्या हुआ। तो कुल मिला के परंपरागत राजनीति विज्ञान में हमें जो अधिकांश विचारक देखने को मिलते हैं, उनका जो अध्ययन है वो उनके तर्क और कल्पना की उड़ान पर आधारित है। यानी कि जो उनके मस्तिष्क में जिस तरह के विचार आते थे, जो उनका दृष्टिकोण होता था और जो उनका व्यक्तिगत विचार होते थे, उसका अंकन उन्होंने अपने अध्ययन में किया है। और जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति की तर्क और कल्पना अलग अलग होती है, तो जाहिर सा स्वाभाविक है कि उसके अध्ययन में भिन्नता आएगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमने आदर्शात्मक चीज़ लिखी है, तो हर व्यक्ति की आदर्श स्थिति की जो कल्पना होती है वो अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति को कि आदर्श कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई महापुरुष हो सकता है, किसी व्यक्ति का आदर्श कोई महापुरुष हो सकता है, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ सर्वोत्तम लगती हो, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ अच्छी लगती है। तो इस तरह से हर व्यक्ति के लिए एक आदर्श स्थिति की जो परिभाषा है वो अलग अलग हो सकती है, और इसी भिन्नता के कारण हमें अनेक सारे अध्ययन, अनेक सारे निष्कर्ष और मत विभिन्नता परंपरागत राजनीति विज्ञान में देखने को मिलती है। और इन सब चीज़ों का जो आधार था वो था नैतिकता और पॉलिटिकल वैल्यूज़, यानी कि व्यक्ति के खुद की जो सोच थी, उसके खुद के जो मूल्य थे, कहीं ना कहीं उसके अध्ययन में उन चीज़ों का प्रकाशन हो जाता था। वो ना चाहकर भी उसके खुद के जो विचार थे, उसके खुद के जो मूल्य थे, जो सोच थी, वो कहीं ना कहीं उसके अध्ययन में आ जाती थी। तो ऐसी स्थिति में ये अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ हो जाते थे। इसका उदाहरण अगर हम देखें परंपरागत राजनीति विज्ञान में, तो यहाँ पर हमने वो चीज़ें लिखी है कि प्लेटो का आदर्श राज्य, आप परिचित हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य जो है तर्क और कल्पना की एक उन्मुक्त उड़ान थी। रोमन विचारक सिसरो, मध्य युग में संत अगस्टाइन तथा थॉमस एक्विनास में के जो विचार हैं, उनके जो दर्शन है, उसमें भी हमें परंपरागत दृष्टिकोण के ही दर्शन होते हैं। सिसरो का न्याय प्राकृतिक कानून की अवधारणा पर आधारित था। संत अगस्टाइन की द सिटी ऑफ गॉड के माध्यम से पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा संचालित ईश्वरीय राज्य की जो रूपरेखा थी, ये सब की सब जो विचार थे, ये सब जो आदर्शात्मक कल्पनाएं थी, ये निश्चित रूप से इन विचारकों के कल्पना पर आधारित थी, इनके तर्क पर आधारित थी। इनके मन में आदर्श की एक मूर्त होती थी। ये चाहते थे कि ये वर्तमान में जो स्थिति है उसकी तुलना में आदर्श इतना अच्छा होना चाहिए, और आदर्श क्या होगा ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हुआ करता था। तो इसी कारण हम देखते हैं कि परंपरागत या विचारकों के विचारों में हमें काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि हो सकता है कि हॉब्स, जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, तो हॉब्स की नज़र में एक शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली था, तो वहीं लॉक जो कि संविदा व्याख्याता के रूप में हमारे सामने आता है, उनके विचारों में एक सीमित राजतंत्र अथवा लोकतंत्र एक अच्छी प्रणाली थी। और रूसो इसी को सामान्य इच्छा के रूप में अभिव्यक्त करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काफ़ी सारी भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। इन तीन विचारों की ही अगर हम बात करें, तो इनकी जो मानव स्वभाव के बारे में तो संकल्पना थी, जो मानव स्वभाव के बारे में विचार था, वो भी काफ़ी अलग अलग थे, और निश्चित था कि ये उनके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित था। जिस सामाजिक परिवेश में वो पैदा हुए, पले और बढ़े, जाहिर सी बात है उनके मस्तिष्क ने उन्हीं चीज़ों को अपनाया और उनके दृष्टिकोण को परिमार्जित किया। उनका दृष्टिकोण उसी तरीके का बन गया जिस तरह का अनुभव उन्हें अपने सामाजिक जीवन में प्राप्त हुआ था, और उसी आधार पर उनके विचारों का सृजन भी हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दृष्टिकोण की भिन्नता किसी व्यक्ति के या किसी विचारक के अध्ययन में कितना प्रभाव डालती है। यहाँ पर मानव स्वभाव के बारे में जो संकल्पना है, जो कल्पना है तीनों विचारकों की, वो काफ़ी अलग अलग है। तो ये इसका कारण यही है, और यही है कि इनके दृष्टिकोणों की भिन्नता थी, इनका व्यक्तिगत अनुभव अलग अलग था, इनकी सामाजिक परिस्थितियाँ
अलग अलग थी, इसी कारण इनके विचारों में भिन्नता भी हमें देखने को मिलती है। आगे बात करें रूसो की सामान्य इच्छा की, हमने चर्चा की। कांट, हीगल, ग्रीन आदि जो आदर्शवादी विचारों की जो विचार हैं हमें वो सब की सब आत्मपरक ही देखने को मिलते हैं, यानी कि उनके स्वयं के व्यक्तिगत तर्क और कल्पना पर आधारित है। उन्होंने कोई वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं किया था, बल्कि उनके मन में जो संकल्पनाएं थी, उनके मन में जो आदर्श की स्थिति थी, उन्हीं को उन्होंने अपने विचारों में और अपने सिद्धांतों के माध्यम से प्रकाशित किया। इसी श्रेणी में हम मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, बर्क, ऑर्नेस्ट बार्कर, लास्की आदि का नाम भी ले सकते हैं, जो काल क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो आधुनिक थे, किंतु उनका जो दृष्टिकोण था वो परंपरागत ही रहा था, वो परंपरागत दृष्टिकोण से ही जुड़े हुए थे। अब हमारा जो केंद्रीय विषय वस्तु है इस वीडियो व्याख्यान की, कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण या परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं, जिनको कि अगर हम आधुनिक राजनीति विज्ञान की दृष्टि से देखें तो उनको आलोचना कहा जाएगा, उनका जायज़ा हम ले सकते थे, लेंगे अब। यानी कि हम उन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे जो परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं थी, किंतु आधुनिक राजनीति विज्ञान की नज़रों में वो उसकी कमियां थी या उसकी आलोचनाएं थी। एक एक उसका हम जायज़ा यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। पहला जो बिंदु हमारे सामने आता है वो है तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शी अध्ययन। दूसरा बिंदु है नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों की प्रधानता। तीसरा बिंदु है कानूनी, औपचारिक और संस्थात्मक अध्ययन। चौथा है अनिश्चित और अस्पष्ट पद्धतियाँ। पांचवा है संकुचित अध्ययन और छठवां है व्यक्तिनिष्ठ आत्मपरक अध्ययन। हालांकि हमने इन बिंदुओं को अभी अभी चर्चा में शामिल किया है, किंतु चलिए देखते हैं, विस्तार से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस क्रम में पहला जो बिंदु हमारे सामने आता है कि ज़्यादातर जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन थे वो तर्क और कल्पना पर आधारित थे और आदर्शात्मक अध्ययन थे, यानी कि एक आदर्श की वो कल्पना करते थे। आप जैसे देख सकते हैं कि हमने ये एक रखा है, इसका उद्देश्य यही दिखाना था कि किस तरह से व्यक्ति के विचार की जो उड़ान होती है, उसकी जो कल्पना के पंख होते हैं, वो उनकी कोई सीमा नहीं होती। एक व्यक्ति किसी भी स्तर तक, किसी भी सीमा तक अपने विचारों को प्रसारित कर सकता है, कहीं तक भी सोच सकता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे जो विचारक थे और इन विचारों पर आधारित जो सिद्धांत थे वो परंपरागत राजनीति विज्ञान में हमको देखने को मिलते थे, और जिनका अधिकांश मामलों में सरोकार जो है यथार्थ परिस्थितियों से नहीं होता था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें प्लेटो के आदर्श राज्य में देखने को मिलता है। प्लेटो ने एक आदर्श राजा की कल्पना की थी, एक ऐसे दार्शनिक राजा की कल्पना की थी जो मानवीय दुर्गुणों से पूर्णतः मुक्त होगा, और इस ऐसे राजा की खोज और उसकी शिक्षा दीक्षा की सारी जो कल्पनात्मक व्यवस्था है वो हमें प्लेटो की पुस्तक में देखने को मिलती है, उनकी रिपब्लिक में देखने को मिलती है। किंतु वास्तव में प्लेटो ने जब इसको धरातल पर लागू करने की कोशिश की, इसे यथार्थ स्वरूप देने की कोशिश की, तो वो बुरी तरह से विफल रहा। तो यह इस बात को साबित करता है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के जितने भी सिद्धांत या विचार हमें देखने को मिलते हैं उनका यथार्थ से उतना सरोकार नहीं हुआ करता था, और वो हमेशा से कल्पना और तर्क पर आधारित हुआ करते थे। और हर व्यक्ति की क्योंकि कल्पना और तर्क करने की क्षमता और उसका दृष्टिकोण पृथक होता था, तो जाहिर सी बात थी कि उसकी जो आदर्श स्थिति की जो व्याख्या थी वो भी अलग अलग हुआ करती थी, क्योंकि आदर्श जो है यह व्यक्तिगत पसंद का क्षेत्र होता है, हर व्यक्ति का आदर्श अलग होता है, और इसी कारण हमें परंपरागत राजनीति विज्ञान में विषयों की भिन्नता और मत की विभिन्नता देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शी अध्ययन परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता थी, और आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो ये निश्चित रूप से उसकी एक कमी थी। बात करेंगे अगले बिंदु की, नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों को प्रधानता। तो राज्य एक नैतिक संस्था है। देखिए, परंपरागत राजनीति विज्ञान में राज्य की जो कल्पना की गई है वो एक नैतिक संस्था के रूप में की गई है। खासतौर से यूनानी दार्शनिकों की अगर हम बात करें तो उनके विचारों में राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाना है।
सभी जो अध्ययन है वो मूल्य सापेक्ष अध्ययन थे, अर्थात जो व्यक्तिगत मूल्य हुआ करते थे विचारक के, उन्हीं मूल्यों के प्रकाश में उनके सिद्धांतों की रूपरेखा हमें देखने को मिलती है, जो आदर्शों और लक्ष्यों से ही संबंधित है। यानी कि क्या बेहतर होना चाहिए, क्या आदर्शात्मक स्थिति होनी चाहिए, इस बात का प्रकाशन हमें अधिकांश परंपरागत राजनीति वैज्ञानिकों के विचारों में देखने को मिलता है। तो वो एक आदर्श के लक्ष्य से ही ज़्यादातर हमें संबंधित दिखाई देते थे। आचार शास्त्र से प्रभावित एवं नैतिकता से परिपूर्ण मूल्यात्मक अध्ययन जो है, यह परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषता के रूप में हमें दिखाई देता है। और आधुनिक राजनीति विज्ञान इसे परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक कमी मानता है, इसे एक आलोचना का विषय मानता है कि उसके जो अध्ययन थे वो नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों के ऊपर आधारित होते थे। ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता भी है और आधुनिक दृष्टिकोण से ये उसके आलोचना का एक आधार भी बनती है। बात करेंगे अगले बिंदु की, कानूनी, औपचारिक और संस्थात्मक अध्ययन। तो ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक विशेषता रही थी कि अधिकांश जो अध्ययन थे वो कानूनी, औपचारिक और संस्थात्मक किस्म के थे। तो ये एक विशेषता के रूप में भी हमारे सामने आती है और आधुनिक दृष्टिकोण से एक आलोचना का बिंदु भी यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान में प्रधानतः राजनीतिक एवं सरकारी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता रहा। राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं राजनीति के जो प्रेरक तत्व हैं आदि का अध्ययन नहीं किया गया था। राजनीतिक जीवन की व्याख्या करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं, विधि और संविधान के परिप्रेक्ष्य में ही अध्ययन किया जाता रहा। तो इस तरह से कानूनी औपचारिक अध्ययन की प्रमुखता के साथ जो विचारक हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि डाइसी, मुनरो, ऑग और सिंह आदि के जो विद्वान थे, उनके द्वारा भी कानूनी और औपचारिक अध्ययन ही प्रमुखता से किए गए। अर्थात उन्होंने एक संस्था के जो नियम है, उसका जो संविधान है, चाहे राज्य की बात करें या किसी अन्य सरकारी संस्था की बात करें, तो उनका औपचारिक अध्ययन किया, उनकी नियमावली का अध्ययन किया। वास्तव में वो किस तरह से व्यवहार करती हैं, इस बात से उनका सरोकार नहीं था। अगर इसका उदाहरण के रूप में हम इसको समझना चाहें, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भारत की राजव्यवस्था का अध्ययन करना चाहता है और केवल संविधान के अध्ययन के आधार पर या संसदीय प्रक्रिया के संचालन नियमों के आधार पर भारत की राजव्यवस्था के विषय में अगर कोई निष्कर्ष निकालता है, तो निश्चित रूप से बहुत संभावना है कि वो गलत हो, क्योंकि जिस तरह से राजव्यवस्था का वर्णन, जिस तरह से नियमों का संकलन और वर्णन संविधान में किया गया है, ये आवश्यक नहीं है कि व्यवहारिक परिस्थितियों में वो उसी तरह से संचालित हो। उसमें काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है और निष्कर्ष हमारे गलत हो सकते हैं। तो क्योंकि परंपरागत राजनीति विज्ञान में कानूनी और औपचारिक अध्ययनों की प्रधानता थी, तो उनके आधार पर कई बार वास्तविक जो कार्य प्रणाली हुआ करती थी वो काफ़ी पृथकता लिए होती थी। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक निष्कर्ष निकालने में परंपरागत राजनीति विज्ञान काफ़ी हद तक अक्षम रहता था। उसके जो निष्कर्ष होते थे, उनका सरोकार, उनका धरातल पर जब परीक्षण किया जाता था तो वो सही साबित नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ी कमी जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान में देखता है। हालांकि कानूनी और औपचारिक संस्थात्मक अध्ययन परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता थे, किंतु फिर वही आधुनिक दृष्टिकोण से ये एक आलोचना का आधार थे, क्योंकि इस तरह के अध्ययन जो है वास्तविकता से या सत्य से परिचय नहीं करवाते थे, बल्कि हमें केवल कानूनी ज्ञान से ही परिपूर्ण करते थे। वास्तविकता से, वास्तविक सत्य से जानकारी, साक्षात्कार हमारा कानूनी और औपचारिक अध्ययनों के माध्यम से नहीं हो पाता था। तो इस तरह से ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता थी और आधुनिक दृष्टिकोण से एक आलोचना का विषय भी थी। अनिश्चित और अस्पष्ट पद्धतियाँ। तो देखिए, परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो भी आदर्शात्मक, तार्किक और कल्पना पर आधारित अध्ययन होते थे, उसकी पद्धतियाँ भी अस्पष्ट थी कि किस पद्धति से अध्ययन किया जाएगा, ये भी काफ़ी अस्पष्ट थी और इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न और भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। ये हमें कई सारे विचारकों के अध्ययनों में देखने को मिलता है। प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ जो थी, ज़्यादातर जो परंपरागत राजनीतिक वैज्ञानिक प्रयोग में लाते थे वो ऐतिहासिक थी। यानी कि जैसे अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य ऐतिहासिक रूप से कैसा था, कैसे वो उत्पन्न हुआ, ये सब चीज़ों की बात वो तर्क और कल्पना के आधार पर करते थे। साथ ही साथ दर्शन की बात करते थे, दार्शनिक आधारों पर, दार्शनिक धरातल पर वो राज्य को जांचने की कोशिश करते थे और कानूनी रूप से उसका अध्ययन करने की कोशिश करते थे। SP वर्मा जो कि राजनीति विज्ञान के एक
विचारक हुए हैं, एक पुरोधा हुए हैं। उनके अनुसार परंपरागत राजनीति राज्य विज्ञान के विकास की 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं: ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक और उपदेशात्मक तथा वर्णनात्मक। ये परस्पर विरोधी नहीं थी, बल्कि कई बार समकालीन थी, यानी कि एक दूसरे के साथ भी चलती रहती थी। तो ये जो अवस्थाएं हैं, निश्चित रूप से ये राजनीति विज्ञान के परंपरागत जो हिस्सा है उसकी विशेषता रही हैं। वो ऐतिहासिक अध्ययन लिए हुए होती थी, विश्लेषणात्मक अध्ययन लिए हुए होती थी और आदर्शात्मक और उपदेशात्मक भी होती थी, और साथ ही साथ केवल वर्णनात्मक होती थी। तो इस तरह से ये विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। परंपरागत दृष्टिकोण में देखिए, गणितीय, परिमाण, तथ्य संग्रह तथा सर्वेक्षण जैसी पद्धतियां व वैज्ञानिक पद्धतियों को नहीं अपनाया गया था। ये आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं थी। तो इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियां थी वो अपने आप में काफ़ी अस्पष्ट थी, और एक सर्वमान्यता का अभाव भी हमें उसमें देखने को मिलता है। अगला जो बिंदु है वो है संकुचित अध्ययन। देखिए, परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो अधिकतर अध्ययन हैं वो एक निश्चित भौगोलिक सीमा में बंधे हुए हैं, और ज़्यादातर पाश्चात्य राजव्यवस्था या यूरोपियन देशों और अमेरिकी राजव्यवस्था के अध्ययन तक ही सीमित रहे थे। एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन आदि देशों की राजव्यवस्था, क्षमा कीजिए यहाँ राजस्थान अंकित हो गया, ये राजव्यवस्था है। इस तरह से हम देखते हैं कि एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन आदि देशों की राजव्यवस्थाएं जो कि अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता के संकटों से हमेशा जूझती थी, उनको उचित महत्व अध्ययनों में नहीं मिला, और इस प्रकार जो अधिकतर अध्ययन हैं जो कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का हिस्सा है वो यूरोप और अमेरिका की भौगोलिक सीमा में ही बंधे हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये संकुचित अध्ययन थे। व्यक्तिनिष्ठ और आत्मपरक अध्ययन, ये अगला बिंदु है। ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता भी है, और आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये उसकी एक कमी भी है कि ज़्यादातर जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन हमें देखने को मिलते हैं वो आत्मनिष्ठ थे, यानी कि व्यक्ति की स्वयं के दृष्टिकोण से प्रभावित हुआ करते थे। आत्मनिष्ठ, जिसको कि हम अंग्रेजी में सब्जेक्टिव कह सकते हैं। तो सब्जेक्टिव अध्ययन का तात्पर्य वो होता है कि व्यक्ति की खुद की सोच, उसकी धारणा, उसका जो दृष्टिकोण है या उसके जो विचार हैं वो उसके अध्ययन में सम्मिश्रित हो जाते थे, मिश्रित हो जाते थे। तो ऐसी स्थिति में वस्तुनिष्ठ अध्ययन की जो संभावना थी वो पूर्णतः समाप्त हो जाती थी। तो जब व्यक्ति के खुद के विचार, उसकी खुद की सोच अगर उसके अध्ययन में शामिल हो जाएगी तो निश्चित रूप से ऐसे अध्ययन जो है सत्य का प्रकाशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मूल्य निरपेक्षता का भाव हमें देखने को नहीं मिलता। यही चीज़ हमने यहाँ पर अंकित की है कि देखिए, चिंतन में व्यक्तिनिष्ठ तत्व की प्रधानता परंपरागत राजनीति विज्ञान के सिद्धांत अपने प्रतिपादक के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण से प्रभावित रहे हैं, और यह विचारक तात्कालिक राजनीतिक समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने में अपने व्यक्तिगत धारणाओं के दृष्टिकोण का प्रयोग करते रहे थे, और उनके आदर्श उनके व्यक्तिगत मूल्यों का प्रकाशन मात्र थे। अधिकांश आचार शास्त्र और दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहे हैं। उदाहरण की बात हमने यहाँ पर लिखी है कि यूनानी नैतिक जीवन की उपलब्धि का विचार, मध्य युग में ईसाई संत दार्शनिकों का ईश्वरीय राज्य स्थापित करने का विचार, ये सब जो विचार थे ये ट्रांस एम्पिरिकल इनको कहा गया। इसका तात्पर्य था कि इनका आनुभविक अध्ययन नहीं किया गया था, ना ही उनको अनुभव के द्वारा उसमें आनुभविक प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता था, ना ही आनुभविक तरीके से निष्कर्षों तक पहुंचा जाता था। ये सब के सब जो विचार थे ये सब व्यक्तिगत सोच का परिणाम थे, व्यक्तिगत कल्पना पर आधारित थे, और एक व्यक्ति की जो दृष्टिकोण होता है, उसकी जो सोचने का तरीका होता है, निश्चित रूप से वह दूसरे व्यक्ति से भिन्नता लिए होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का परिवेश, उसका जन्म, उसका लालन पालन एक विशेष परिस्थितियों में होता है, अलग अलग परिस्थितियों में होता है, तो जाहिर सी बात है। और साथ ही उसका अपना जो दृष्टिकोण है वो इन सभी का सम्मिश्रण एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के चिंतन का दृष्टिकोण देता है। तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होगा कहीं ना कहीं वो उसके अध्ययन में शामिल होता था। परंपरागत राजनीति विज्ञान की हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन हैं वो हमें इस तरह से देखने को मिलते हैं, जिसमें कि उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोणों की प्रधानता हमें दिखाई देती है। तो इस तरह की जो प्रणाली है, इस तरह की जो
अध्ययन है निश्चित रूप से वो हमें सत्य तक नहीं पहुंचा सकते, सत्य का ज्ञान हमें नहीं करा सकते। तो इनको विशुद्ध विज्ञान की श्रेणी में रख पाना इसीलिए संभव नहीं था। और ये व्यक्तिनिष्ठ और आत्मपरक अध्ययन निश्चित रूप से परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता थे, किंतु आधुनिक राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से ये उसके आलोचना का हिस्सा है और ये एक कमी के रूप में हमारे सामने आता है, क्योंकि व्यक्तिगत निष्ठ सब्जेक्टिव स्टडी जब होगी तो व्यक्ति के विचारों का ही वो मात्र प्रकाशन होगा, उसका यथार्थ से और वास्तविक स्थिति से उसका अधिक लेना देना नहीं होगा, या उसके जो खुद की सोच है निश्चित रूप से वही उसके अध्ययन में प्रकाशित होगी। तो ऐसे अध्ययन हमें सत्य तक नहीं पहुंचा सकते, तो जाहिर सी बात है कि वो वैज्ञानिक सिद्धांतों का हिस्सा भी नहीं हो सकते। तो ये एक कमी, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक विशेषता के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो इस तरह से हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण, या दूसरे शब्दों में कहें तो परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताओं को यहाँ पर देखा, उनका जायजा लिया। इसका उद्देश्य यह था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो विशेषताएं, जो कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से उसकी कमियां थी, तो उन कमियों को जानना हमें बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन कमियों को दूर करने के लिए ही आधुनिक राजनीति विज्ञान का जन्म होता है। और आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है, या दूसरे शब्दों में हम यूँ कहें कि यदि परंपरागत राजनीति विज्ञान आधुनिक परिवेश में हमारे सामने आता है, आधुनिक पोशाक में सामने आता है, तो वो उस पोशाक का नाम ही व्यवहारवाद है। तो इसीलिए हमें ये जानना ज़रूरी था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की ऐसी कौन सी जो विशेषताएं थी जो कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार उसकी कमियां थीं, और उन कमियों को दूर करने के लिए एक व्यवहारवादी क्रांति राजनीति विज्ञान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुई। तो अगले वीडियो व्याख्यान में हम लोग व्यवहारवाद का अर्थ और उसका उदय विकास किस तरह से हुआ, इस बात को जांचने और समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो व्याख्यान आप निश्चित है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपके इस संदर्भ में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी ओर से पूरी कोशिश की जाएगी कि मैं उनका समाधान आप तक लेके आऊँ, क्योंकि ये वीडियो व्याख्यान स्क्रिप्टेड नहीं होता है बल्कि इंस्टेंटली होता है। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा व्यापक और बड़े रूप में समझने की कोशिश करते हैं, विस्तार से जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, तो निश्चित रूप से हमें इसमें प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो व्याख्यान में।